चलिए, सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है डेलन एजुकेशन। तो हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर नामक चैप्टर को स्टार्ट कर दिए थे और कहाँ तक पढ़े हैं कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल तक पढ़े हैं। हमने आप लोगों को बताया था कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। बात क्लियर है। आज हम लोगों की बारी है कि अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ये क्या होता है, सब आप लोगों को बताएंगे। ठीक है। अगर पिछले जो पढ़ाए हैं, पिछले 3 लेक्चर हो चुका है, अगर उसमें आप लोगों को दिक्कत है तो आप लोग इसके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले हम हेडिंग लगा लेते हैं, क्या अल्फा रे स्कैटरिंग अल्फा ये आर है, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है। बोलो, बात क्लियर है। नाम है, थोड़ा सा स्पेलिंग में इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट स्पेलिंग ठीक है। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि आखिरकार अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो वो आप लोग ध्यान से समझिएगा, एकदम आराम से समझना है। ठीक है। सबसे पहले क्या हम लोग यहाँ पर एक बना लेते हैं, थोड़ा सा वेट करिएगा डायग्राम को बनाने में। ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या बना लेते हैं, अच्छा से बना रहे हैं डायग्राम, ताकि देखने में और समझने में हम लोगों को आसानी आएगा। ठीक है। आसानी से हम लोग समझ जाएंगे और सीख जाएंगे। ठीक है। ये हमने क्या बनाए हैं, तो अल्फा रे सोर्स क्या है सब बताएंगे। ठीक है। पहले थोड़ा सा वेट करिएगा। डायग्राम को बना लेने दीजिए, उसके बाद से सब बात हम आप लोगों को समझाएंगे। ठीक है।
चलिए बन गया डायग्राम, ठीक है। देखिए ये क्या है, तो ये एक है गोल्ड फॉयल। गोल्ड फॉयल, ये क्या है, बीम ऑफ अल्फा रेज। ये क्या है, ये बीम ऑफ अल्फा रेज, और इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको डिटेक्टिंग स्क्रीन। समझिएगा बात को, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कुछ रेज एक ऐसी निकल जाएगी, यहाँ से एक कुछ रेज ऐसी ऐसी ऐसी, यहाँ से कुछ रेज ये पीछे की तरफ चल जाएगी, और एक रेज जस्ट इसके ऊपर चलेगा। समझिएगा बात को, ये तो कुछ आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। अब देखिएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये एक प्रकार का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। आप लोगों के एग्जाम में पूछ सकता है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ से हमने क्या किए, तो एक गोल्ड फॉयल लेते हैं, ठीक है। गोल्ड फॉयल सोने का जो होता है पत्थर, तो वो हमने यहाँ पर ले लिए, ठीक है। तो जब ये इस गोल्ड फॉयल पर हमने क्या किए, अल्फा रे सोर्स है, मतलब इससे हमारी अल्फा रे निकलेगी, ठीक है। समझते चलिएगा, सब समझ में आएगा, ना समझ में आने की कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ से निकलेगा रे, अल्फा रे, और यहाँ से चलते 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 कहाँ पर टकराएगा, तो गोल्ड फॉयल पर टकराएगा, ठीक है। तो जब ये गोल्ड फॉयल पर टकराता है, यहाँ पर गोल्ड फॉयल पर टकराएगा, तो क्या होगा, तो कुछ रे ऐसे चल जाएंगी, कुछ रे ऐसे चल जाएंगी, कुछ रे ऐसे चल जाएंगी, ऐसे चल जाएंगी, और एक रे जो होगा वो जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में चल जाएगा। देखिए ये हम लोग कर क्यों रहे हैं, तो एटम में मतलब क्या होता है, कहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव कैसे पार्टिकल हमें रहता है, उसी को हमें पता लगाना है, ठीक है। क्या किए, यहाँ से अल्फा रे को निकाले हम लोग, और अल्फा रे को निकालने के बाद इस सोने के पत्थर यानी कि गोल्ड फॉयल पर हमने क्या किए, प्रहार किए। क्लियर है बात। यहाँ से हमने अल्फा रे को निकाले, अल्फा रे सोर्स मतलब क्या होता है, जो अल्फा रे को दे, तो अल्फा रे को हमने यहाँ से निकाले, ठीक है। और यहाँ से निकलने के बाद इस अल्फा रे जो गोल्ड फॉयल पर है ये प्रहार हो गया। इतना बात क्लियर है कि यहाँ से अल्फा रे आया और गोल्ड फॉयल पर आकर के टकरा गया। बोलिएगा, इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं है। अब समझना है, यहाँ पर कुछ रे जो है ये या ऐसे आई, ऐसे रे, मान के चलिए कि ये रे है, ये किरण है, तो यहाँ से ये अल्फा रे सोर्स मतलब यहाँ से अल्फा रे किरण यहाँ से निकली, मान के चलिए बहुत सारा एक किरण है, तो यहाँ से कुछ किरणें निकलेगी, तो निकलने के बाद कुछ किरण ऐसे इस डायरेक्शन में चल गई, ठीक है। कुछ किरण इस डायरेक्शन में चल गई, कुछ किरण इस डायरेक्शन में चल गई, ठीक है। मतलब इस डायरेक्शन में कुछ किरण है जो इस डायरेक्शन में चल गई, लेकिन इसमें से बहुत कम ही किरण, ठीक है, बहुत कम किरण जस्ट इसके अपोजिट पीछे चल गई। अब आप लोग पूछिएगा कि हम ये डिटेक्टिंग स्क्रीन का यहाँ पर आखिर क्या काम है, माइंड में ये क्वेश्चन होगा। तो देखिए, ये डिटेक्टिंग स्क्रीन का यही हमने इसीलिए लगाए हैं ताकि हमें कहाँ कहाँ ये रे किस डायरेक्शन में यहाँ पर गोल्ड फॉयल से टकराने के बाद कहाँ कहाँ जा रही है, उसको हमने देखने के लिए यहाँ पर क्या किए हैं,
तो गोल्ड फॉयल मतलब सॉरी डिटेक्टिंग स्क्रीन को हमने यहाँ पर लगाए हैं। ठीक है, शायद मीनिंग गलत हो गया, डिटेक्टिंग स्क्रीन। ठीक है, तो डिटेक्टिंग स्क्रीन का यहाँ पर लगाइए। अब इसी के द्वारा एटम का एक मॉडल आएगा। ठीक है, समझिएगा, केवल समझना है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या कि यहाँ पर एक अल्फा रे सोर्स को लगा दी। अब हमने आप लोगों को बता चुके हैं कि आखिर ये अल्फा रे सोर्स क्या है, कि ये अल्फा रे सोर्स वह है जहाँ से अल्फा किरण निकलेगी। सोर्स का मतलब समझते हैं, जो हमसे कुछ, जैसे कि आप लोग पढ़ रहे होंगे कि कोई एनर्जी सोर्स होता है। ठीक है, कोई एनर्जी सोर्स होता है, कोई वोल्टेज सोर्स होता है, कोई करंट सोर्स होता है, ये सब समझे होंगे। तो करंट सोर्स किससे कहते हैं? जिससे हमें करंट मिले। वोल्टेज सोर्स किससे कहते हैं? जिससे हमें वोल्टेज मिले। उसी प्रकार से अल्फा रे सोर्स है, मतलब इससे हमें क्या मिलेगी? एक नहीं, बहुत सारा अल्फा किरण मिलेगी। और इसी अल्फा किरण को हमने क्या किया? यहाँ पर गोल्ड फॉयल पर टकरा दी। क्लियर है बात? कि यहाँ पर हमने अल्फा रे सोर्स से अल्फा किरण को निकाल करके गोल्ड फॉयल पर टकरा दिए। तो हमने टकराने के बाद हमने देखा क्या, कि कुछ किरण ऐसे चल गई, कुछ किरण ऐसे चल गई, कुछ किरण ऐसे चल गई, कुछ किरण ऐसे चल गई। समझे बात को? तो इसी के आधार पर हम लोग डिटेक्टिंग स्क्रीन का मतलब हमने आप लोगों को बता दिए कि क्या होगा। तो ये जो अल्फा किरण होगी, अगर ये मतलब इससे टकराने के बाद कहाँ कहाँ पर जा रही है, उसको हमें देखने के लिए हमें एक स्क्रीन लगा दिए, डिटेक्टिंग स्क्रीन। ठीक है, जो क्या कर रही है, जो अल्फा किरण किस किस डायरेक्शन में जा रही है वो हम लोगों को यहाँ पर पता चल रहा है। ठीक है, बात क्लियर है? तो अब देखिएगा, अब यहीं से हम आप लोगों को थोड़ा आइडिया दे रहे हैं कि आखिर एटम में होता क्या है। ठीक है, तो देखिएगा, आप लोग देखें कि कुछ किरण ऐसे गई, कुछ किरण ऐसे गई, कुछ किरण ऐसे गई, कुछ किरण ऐसे गई। क्लियर है बात? और एगो किरण बहुत छोटा सा, मतलब इतना सा मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा मात्रा में किरण है, किरण की संख्या। तो उसमें से हमें कहने का मतलब ये हुआ कि इतना किरण जा रही है, तो इतना किरण में से 2-3 ऐसे किरण हैं जो जस्ट इसके अपोजिट पीछे लौट के चल गई। क्या हो? जस्ट इसके अपोजिट पीछे लौट के चल गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एटम के पूरा बीचों बीच में, एटम के बीच में बहुत छोटा सा एक ऐसा जगह होगा, जगह या फिर कुछ भी मान के चलिए, एक ऐसा कुछ होगा जो उसको जस्ट पीछे में ढकेल दे रहा है। अच्छा बताइए कि अगर बीच में कुछ नहीं होता तो किरण तो सीधे निकल जाती, लेकिन बीच में कुछ है। ठीक है, तो कुछ है तो उसके क्या है, तो उसी के द्वारा जस्ट इसको विपरीत दिशा में ढकेल दे रही है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? तो ये बीच में है, ये क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर बाद में हम बताएंगे तो आप लोग समझाएंगे वहाँ पर कि या बीच में क्या होता है। ठीक है, तो बीच वाला पहले कंसेप्ट को क्लियर करिएगा। यहाँ से अल्फा किरण आया और बीच में कुछ होगा ज़रूर जो इसको जस्ट अपोजिट में ढकेल दे रहा है। तो कुछ क्या है? तो यहाँ पर कुछ क्या है? वो न्यूक्लियस। बोलिए, क्लियर है? अब देखिए, कुछ किरण ऐसे आकर के टकराए चले जा रही है, कुछ किरण ऐसे आकर के टकरा कर चले रही है। मतलब कि यहाँ पर कोई ऐसा पार्टिकल होगा, कुछ पार्टिकल जो यहाँ पर उसके चारों तरफ घूम रहा है। तो उसी से अगर मान के चलिए कुछ पार्टिकल अगर नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता, तो ऐसे समझिए, अगर कुछ नहीं रहेगा तो ऐसे किरण जाएगी तो एकदम सीधे निकल जाएगी। तो यहाँ पर तो सीधे निकल जाना चाहिए था, सीधे निकल जाना चाहिए था। तो क्या करिए, कुछ टकरा करके उस साइड इस साइड चल जा रही है। मतलब उसमें क्या है? तो कुछ इलेक्ट्रॉन भी है जो इसके बाहर चक्कर लगा रहा है। बात समझ में आ गया? ठीक है, और यहाँ पर भी देखिएगा तो कुछ यहाँ पर ऐसे सीधे भी निकल जा रही है।
ठीक है, क्योंकि एटम में क्या होता है, खाली भी जगह होता है, तो उस खाली जगह से तो वो किरण मतलब टकराएगी नहीं, सीधे वैसे ही उसी डायरेक्शन में निकल जाती है। बोलिएगा बात क्लियर है। चलिए, तो इसी पर आधारित अब हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या, तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। क्या नाम है जी, बोलिएगा, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे हम आप लोगों को बता रहे हैं किसके बारे में, तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में। ठीक है, ये बात सब क्लियर है। तो चलिए, वीडियो को पॉज करके आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे क्या करते हैं, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को देखते हैं। तो उसको पहले लिख देते हैं, उसके बाद से आप लोगों को समझाएंगे। ठीक है, चलिए हमने अब लिख दिए हैं, अब एक एक बात को हमें समझते चलना है। ठीक है, सबसे पहले हमारा मेन टॉपिक है वो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रदरफोर्ड, देखिए याद रखिएगा, सबसे पहले डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आया था, उसके बाद से थॉमसन एटॉमिक थ्योरी, और उसके बाद से रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, समझिएगा, द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम वाज concentrated in an extremely small volume called as nucleus situated at the center of atom। समझिए बात को, इसको छोड़ दीजिए, सबसे पहले यहाँ पर समझिएगा, हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसे एटम को बना दे रहे हैं। मान के चलिए एटम है, ठीक है। अब देखिए एटम यहाँ पर हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर कह क्या रहे हैं, द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम वाज कंसंट्रेटेड इन एन एक्सट्रीमली स्मॉल वॉल्यूम कॉल्ड एज न्यूक्लियस सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ एटम। ठीक है, समझिएगा, इसका जो पॉजिटिवली चार्ज मतलब जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, वह कहाँ पर होता है, तो इसके एटम के बिल्कुल सेंटर में है, ये सेंटर है, तो यहाँ पर इसका पॉजिटिव चार्ज उपस्थित होता है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा और इस पूरा एटम का मास यहीं पर कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट समझिएगा, अगर हम कहें कि इस एटम का मास क्या होगा, तो यहाँ पर इस एटम का पूरा मास यहाँ पर इसका एटम का मास रहेगा। नहीं समझ में आया, समझिएगा, देखिए, चाहे हम कहें पूरा एटम का मास, ठीक है, और चाहे कहें इस न्यूक्लियस का मास, दोनों का मास लगभग बराबर होगा। लगभग क्या, मान के चलिए बराबर होगा। ठीक है, मतलब यही कहता है उसका पूरा मास जो होगा यहाँ पर कॉन्स्टेंटेड रहेगा। क्या है, द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम वाज कंस्टेंटेड इन एन एक्सट्रीमली स्मॉल वॉल्यूम इन एक्सट्रीमली स्मॉल वॉल्यूम, मतलब बहुत से छोटे से आयतन में, वॉल्यूम, ठीक है, मतलब बहुत छोटे से, ऐसे समझिए बहुत छोटे से जगह में, या क्या रहता है, एक मतलब कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और उसी कांस्टेंट रहता है और इसी को याद रखिएगा, हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पर एक क्या रहता है, इसका न्यूक्लियस रहता है। बोलिए बात क्लियर है।
बीच में न्यूक्लियस रहेगा, यहाँ पर पूरा पॉजिटिव चार्ज रहेगा और यहाँ इस पर पूरा इसका मास यहाँ पर कॉन्सनट्रेटेड रहेगा। क्लियर है बात? अगला पढ़िए। द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स सराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इन एनी सर्कुलर ऑर्बिट। क्या कह रहे हैं कि इसके न्यूक्लियस तो ये हो गया, न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर ऑर्बिट में क्या रहेगा? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहेगा। बोलिए, बात क्लियर है? यहाँ पर क्या रहेगा जी? बहुत सारा इलेक्ट्रॉन बना दीजिए। ठीक है, ये क्या है? एक सर्कुलर ऑर्बिट में ये रहेगा। ठीक है, ये कैसे किस प्रकार से रहता है सब हम आप लोगों को बताएंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस यहाँ पर ये समझिए कि जो बीच में इसका न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस में ही पूरा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इसके बाहर क्या रहेगा? सारा इलेक्ट्रॉन किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट में रहेगा। क्लियर है? पूरा यही समझना है कि बीच में न्यूक्लियस रहेगा, पूरा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इसके बाहर सारा इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रहेगा। बस दो को काम खत्म। तीसरा क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स बीइंग नेगेटिवली चार्ज एंड न्यूक्लियस बीइंग और डेंसिटी concentrated mass of positively charged particles are held together by a strong electrostatic force of attraction। मतलब समझिएगा कि इसके न्यूक्लियस के अंदर वही कह रहा है, इलेक्ट्रॉन्स बीइंग नेगेटिवली चार्ज एंड न्यूक्लियस बीइंग अ डेंसिटी कॉन्सेंट्रेटेड मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बीच में क्या रहेगा? न्यूक्लियस क्या रहेगा? एक पॉजिटिवली चार्ज रहेगा। बोलिए, समझ में आ गया? न्यूक्लियस क्या रहेगा? एक पॉजिटिवली चार्ज रहेगा। उसके बाहर किसी सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहेगा, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज को एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा, मतलब समझिएगा कि एक फोर्स के द्वारा ही बांध करके रखेगा। बोलिए, बात क्लियर है? समझिएगा, इस तीनों के बदले अब हम एक सही आप लोगों का यहाँ पर एग्जाम्पल कहिएगा, आप लोगों को यहाँ पर हम बता रहे हैं। समझिएगा, पहली बात कि मतलब एटम के अंदर, ठीक है, एटम के अंदर सारा का सारा मास इस न्यूक्लियस में रहेगा। पहला बात क्लियर है? सारा का सारा मास इस न्यूक्लियस में रहेगा, और ये न्यूक्लियस क्या रहेगा? तो पॉजिटिव चार्ज वाला रहेगा। क्लियर है बात? न्यूक्लियस रहेगा क्या? तो एक पॉजिटिव चार्ज वाला रहेगा। वो भी बात क्लियर है। दूसरा है कि इलेक्ट्रॉन के पास तो नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर रहेगा? तो न्यूक्लियस के बाहर पूरा एक सर्कुलर ऑर्बिट रहेगा, और उसी सर्कुलर ऑर्बिट में क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। ये भी बात क्लियर है। और तीसरा हमने बताया क्या? जो बीच में रहेगा पॉजिटिव चार्ज और बाहर रहेगा नेगेटिव चार्ज, ये दोनों आपस में फोर्स के द्वारा एक बंधे रहेगा। क्या कहते हैं उसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो वो बांध करके रखेगा। बोलिए, क्लियर है बात? समझ में आ गया? कोई यहाँ पर रटने वाली चीज़ नहीं है, इसको आप लोग छोड़ दीजिए। जैसे लिखा है, एक एक शब्द को आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। कोई यहाँ पर रटने वाला कोई चीज़ नहीं रहेगा। अगर आप लोग रटिएगा तो समझिएगा कि आप लोग एग्ज़ाम में नहीं लिख सकते हैं। आज रटिएगा, 4-5 दिन के बाद भूल पड़ जाएगा, लेकिन यही समझिएगा तो ज़्यादा दिन तक रहेगा।
ठीक है, और समझ जाइएगा, अपने से बना करके एग्ज़ाम में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, मतलब ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। अब यही याद करिएगा, कहीं पर 2-3 पॉइंट मान के चलिए भोर पड़ गया तब तो वो अधूरा रह जाएगा। और वही जगह समझ करके अपने हिसाब से लिखिएगा तो वहाँ पर गलती होने की चांस बहुत ही कम रहेगा, नहीं रहेगा। तो इसी प्रकार से हम बता रहे हैं कि समझ करके तब अपने से लिखने का प्रयास करिएगा। ये अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। अगर कहीं पर आप लोगों को रिवाइज करना या फिर हम जो बताए हैं वो भोर पड़ गया तो यहाँ पर यदि देखिएगा इसको तो आप लोगों को याद आ जाएगा। ठीक है, तो हमने आप लोगों को रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बताए। ठीक है, और देखिएगा जो शुरुआत में इसका जो चैप्टर है वो ज़्यादा थ्योरी वाला सब है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है कि इतना लिखवा रहे हैं, समझा रहे हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आगे, जैसे कि आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़िएगा, पॉलीमर पढ़िएगा, तो वहाँ पर कुछ लिखने वाला नहीं है, केवल समझने वाला है। वहाँ पर हम लोगों का मजा आएगा अपने चैप्टर को पढ़ने में। ठीक है, तो पहले शुरुआत में आप लोग को थोड़ा सा लिखने वाला है तो उसको आप लोग समझिएगा। लिखने वाला हम बता दें कि कुछ लिखने वाला, कुछ रटने वाला है ही नहीं, बस आप लोग यहाँ से समझ लीजिएगा तो अपने एग्ज़ाम में आराम से इसको लिख सकते। क्लियर है बात? तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको मिटा करके एक हमारा रह जाएगा क्या कि इनका कुछ ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक मतलब कुछ इनमें कमी रह गई, तो उस कमी को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद से एक और रह जाएगा बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, उसके बाद से हम लोगों को पढ़ेंगे क्या, शायद आप लोग को क्वांटम नंबर पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद से मतलब समझिएगा कि 3-4 लेक्चर और लगेगा, ये आप लोगों का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं, बस एक और देख लेंगे कि क्या इनका ड्रॉबैक्स हैं। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में। ठीक है, तो चलिए इसको हम मिटा करके वो जो ड्रॉबैक्स है उसको लिख दे रहे हैं। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, आज का लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमने ड्रॉबैक्स को लिख दिए हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें देखने वाली बात नहीं है। ठीक है, 3 गो यहाँ पर है, समझिएगा। ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी या फिर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। सबसे पहले इनका पहला ही ये एक ड्रॉबैक्स है कि इन्होंने जो इनका एटम है ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। किसके बारे, एटॉमिक जो थ्योरी है इनका, जो रदरफोर्ड का जो एटॉमिक थ्योरी है इनका क्या कर सकता है, ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता है स्टेबिलिटी के बारे में, कितना एटम कितना स्टेबल है कितना स्टेबल नहीं है, वो नहीं कर सकता। दूसरा है, इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ही डिड नॉट सी एनीथिंग अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में उन्होंने ये बात नहीं कहे हैं कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से रहेगा, किस प्रकार से अरेंज करके उसमें रहेगा, इसके बारे में इन्होंने कुछ बात नहीं बताए। तो पहला तो हमने बताया क्या कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में एटम के स्टेबिलिटी के बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया। दूसरा क्या है, तो मतलब इनके एटॉमिक मॉडल में इन्होंने इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट के बारे में कुछ भी बात नहीं बताए। ठीक है, तो 2 गो तो हमने बता दी। तीसरा समझिए, इन द इवेंट ऑफ रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली स्पेक्ट्रम इज एक्सपेक्टेड टू बी गिवन बाय एटम बट अ डिसकंटिन्यूअस लाइन स्पेक्ट्रम इज एक्चुअली प्रोड्यूस। इसको तो छोड़ दीजिए क्योंकि स्पेक्ट्रम हम आप लोगों को बाद में बताएंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा समझ लीजिएगा कि मतलब रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन
in the event of rotating electron, continuously a spectrum is expected to be given by atom। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूसली स्पेक्ट्रम, लेकिन देखिएगा एक्चुअली में यहाँ पर क्या होता है, एक डिसकंटिन्यूअस लाइन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो उसको तो आप लोग वहाँ पर देखिएगा, इसको दो को आराम से रखिए, समझिए, याद करके रखिए। याद तो नहीं करना है, हमने बता दिए, समझ जाना है। अगर कहीं पर भी रिवाइज करने की बात आएगी तो आप लोग इसको दो को देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, दो के देख करके आप लोग इसको, मतलब जब हम पढ़ा देंगे तब आप लोग इसको देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, आगे इसके अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। ठीक है।